जी प्रणाम। मैं हिमांशु निषाद आप लोगों के समक्ष पुनः एक बार दिव्य धवल सरिता के तीरे अवस्थित बड़हलगंज में स्थित जनता लाइब्रेरी से मैं आप लोगों के समक्ष पुनः एक सारांश प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिस कहानी का नाम है यूं कहें दी बटरमैन। दी बटरमैन नितेंद्र सिंह की व्यंग्यात्मक रचना है, जिसका सारांश मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह कहानी उन चापलूस लोगों की है जो काम धाम में बिल्कुल जीरो होते हैं, लेकिन उनका समाज में बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व होता है। उनका कोई भी काम नहीं रुकता। हम आजकल आम भाषा में जिसे तेल लगाना या मक्खन लगाना कहते हैं, दरअसल उसी पृष्ठभूमि पर यह रचना लिखी गई है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं दी बटरमैन पुस्तक, जिसके लेखक नितेंद्र सिंह हैं, इस पुस्तक के सारांश को। अमित नाम का व्यक्ति बीएचयू में एमबीए कर चुका है और कैंपस सिलेक्शन के दौरान उसकी नौकरी दिल्ली में एक बैंक में लग चुकी है। अमित उत्साह में था कि मैं वहां पे जाऊं और एक अच्छे तरह से बैंक का जो मैनेजर है, जो शाखा प्रबंधक है, उसके सामने अपनी एक अच्छी छवि बनाऊं। अमित इतनी जल्दीबाजी में था कि वो खाना पीना भी बिल्कुल भूल गया था। चूंकि पहली नौकरी, पहला प्यार और कुछ भी हो, पहला पाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अमित बैंक में पहुंचने के बाद जब वहां के दरवाजे में पहुंचता है तो गेट पर ही चपरासी इसे रोक देता है। कहता है, चलो चलो बाहर जाओ, तुम कैसे घुसे जा रहे हो, कैसी मजाल है तुम्हारी। तब जाके अमित समझाता है, अरे भाई मैं बैंक का कर्मचारी हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। उसके बाद अमित अंदर जाता है। अंदर जाते हुए अमित की मुलाकात राजकुमार जी और कपूर जी से होती है। वही राजकुमार जी जो बहुत ही बड़े चापलूस होते हैं, एक दूसरे को मक्खन लगाने का काम करते हैं, लेकिन काम धाम में बिल्कुल जीरो हैं। दिन भर वे अखबार पढ़ते हैं और काम धाम बिल्कुल भी नहीं करते। अंदर जाने के बाद राजकुमार जी से उनकी मुलाकात होती है। खैर, जो बैंक का शाखा प्रबंधक है वो अभी अनुपस्थित होता है। राजकुमार जी इनसे हाल चाल पूछते हैं और साथ ही साथ ये पूछते हैं कि तुमने नाश्ता किया या नहीं। अमित ने कहा, जी नहीं, जल्दीबाजी में था इसलिए भूल गया। तभी राजकुमार जी ने एक नौकर को, जिसका नाम सतीश है, उसे नाश्ता लाने के लिए भेजते हैं। वही नाश्ता जो कि वहाँ बैंक के सामने महज 50 मीटर की दूरी पे बहुत ही फेमस था, वही कचौड़ी और छोला। सतीश नाम का नौकर जाता है और नाश्ता लेने के लिए और करीब 2 घंटे लगा देता है। नाश्ते में क्यों लेट हुआ ये पूछने पर वो बताता है कि साहब बहुत ज़्यादा भीड़ था और मैंने ये सोचा कि मेरे बड़े साहब आए हैं, नए साहब आए हैं, तो इनके लिए कुछ अच्छा नाश्ता लाया जाए। इस तरह से वो लोगों को एक तरह से यूं कहें कि भुलवा देता है अपनी बातों में, और नाश्ता लाने के लिए जो समय 2 मिनट लगना चाहिए, उस 2 मिनट के समय को वो बढ़ाकर 2 घंटे बना देता है और मज़े मारता है। साथ ही कुछ देर बाद जब अमित नाश्ता कर लेता है तो सतीश नाम का जो व्यक्ति है इनसे 100 रुपये ऐंठ लेता है। अमित को ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि नाश्ता तो किसी और ने मंगाया था अपनी मर्जी से, फिर ये पैसे अमित को क्यों देने पड़े। इसी के बाद थोड़ी देर बाद शाखा प्रबंधक आ पहुंचते हैं। सभी लोग उनकी चापलूसी करने में लग जाते हैं। इस बात को अमित बहुत ध्यान से देखता है। राजकुमार जी जो कि बहुत बड़े चापलूस थे, वो उनके केबिन में जाकर कहते हैं, सर एक लड़का आया था और वो बहुत ज़्यादा भूखा था और मैंने उसको क्या किया, नाश्ता करा दिया। तब जाके जो शाखा प्रबंधक हैं बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसे शाबाशी भी देते हैं कि राजकुमार साहब आपने बहुत अच्छा किया और आपके इस नेक काम की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इधर अमित इन बातों को केबिन के बाहर से सुन रहा होता है और उसे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता कि जब पैसा इसने खुद दिया
और इसका क्रेडिट वो खुद दूसरा कोई ले रहा है। इसी के थोड़ी देर बाद राजकुमार जी अपने शाखा प्रबंधक से कहते हैं कि मुझे घर जाना है साहब, थोड़ा काम है। इस बात पर अमित सोचने लगता है, अरे भाई सुबह से आके कुछ काम न धाम, अखबार पढ़ा, चापलूसी की, सर की तारीफ की कि हाँ सर आपके कपड़े जो हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं भी सोच रहा था ऐसे कपड़े लेने के लिए, ऐसे कपड़े आप पे बहुत जचते हैं। इस तरह की चापलूसी की और ये बंदा मात्र 1-2 घंटे में ही घर जाने की बात कर रहा है। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो जो शाखा प्रबंधक थे उन्होंने उसे छुट्टी भी दे दी। तो यही हाल है हमारे समाज में चापलूसों का। कहानी और आगे बढ़ती है। जब शाखा प्रबंधक से अमित का परिचय होता है तो उनके बारे में पूछता है तो अमित अपना इंट्रोडक्शन अपने साहब को या शाखा प्रबंधक को देता है। उसके बाद कहता है तुमने BHU से MBA किया है? अमित हाँ में जवाब देता है। उसके बाद तुरंत कहते हैं कि ठीक है, कभी अगर मेरी कोई काम लगे तो तुम उससे उस कैंपस में मेरी मदद कर देना। अमित असहज होते हुए भी हाँ कर देता है। तब अमित इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है, उत्सुक होता है कि उसे किस तरह का काम बैंक में मिलेगा, क्योंकि कोई भी उसे काम बता नहीं रहा था कि उसे करना क्या है। थोड़ी देर बाद राजकुमार जी आए और बोले कि चलो हमारे बैंक में ये काम है। अमित जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि बैंक में सारे पेन जो कि गायब हो जाते हैं, एक रस्सी के सहारे बंधे हुए होते हैं, उसे वही काम मिलता है कि तुम इन सारे पेनों को देखते रहो कि ये गायब ना हो। साथ ही भीड़ को मैनेज करने के लिए अमित से कहा गया। अमित एक कर्मचारी था, कोई चपरासी नहीं था, लेकिन उसे इस बात का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि उसे पेन की रखवाली करने के लिए एक बैंक में लगाया गया है, जबकि वह MBA किया हुआ है और उसका सिलेक्शन प्लेसमेंट के दौरान हुआ है। खैर किसी तरह यह काम आगे चलता रहा, लेकिन असहज मन से ही अमित अपने काम को अंजाम देता रहा। भला कौन ऐसा चाहेगा कि उसे बैंक में अच्छी खासी नौकरी लगी हो और उसे पेन की रखवाली करने के लिए, भीड़ को मैनेज करने के लिए, या लोगों के जो पैसे निकालने के जो फॉर्म होते हैं उसको भरने के लिए कहा जाए। अमित को बहुत दूर से यहाँ पर बैंक में आना होता है, इसलिए वो एक पास में ही रूम ले लेता है, जिससे वो आने जाने में उसे बहुत ज़्यादा असुविधा न हो। HR के आने से बैंक का माहौल बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा होता है। कपूर जी और राजकुमार जी दोनों अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रेडी हुए होते हैं चापलूसी करने के लिए। HR के आते ही राजकुमार जी उठ जाते हैं और गेट के बाहर तक चले जाते हैं उनको अंदर लाने के लिए। साथ ही सेवा सत्कार के साथ उन्हें लाते हैं और अंदर केबिन में बैठा देते हैं। कुछ बैंक से संबंधित बातें चलती हैं, तभी जो नौकर है वहाँ पे चाय नाश्ता लेकर पहुँच जाता है। चाय नाश्ते को देखकर वो साफ साफ जो HR सर हैं मना कर देते हैं कि नहीं राजकुमार जी, आपको तो पता होगा मैं बिल्कुल भी बिस्किट या चाय का शौकीन नहीं हूँ। तब तक राजकुमार जी ने अपने बैग को खोला और उसमें से काजू कतरी उनके सामने पेश कर दी और कहने लगे, भगवान को क्या पसंद है ये बात भक्त अच्छी तरह से जानता है। तब जाके जो कपूर साहब उनकी बगल में बैठे थे वो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे भाई, ये प्लान तो किसी ने बताया ही नहीं था काजू कतरी वाला, इनके बैग में ये कहाँ से आ गया। तो इस तरह का प्लान राजकुमार जी ने पहले ही बनाया हुआ था। कुछ देरी बाद जब नाश्ता पानी का कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद राजकुमार जी उनसे कहते हैं, सर मैं बहुत ही अनुभवी हूँ और साथ ही साथ आप तो मुझे जानते ही हैं, कार्य का मुझे बहुत ही अच्छा ज्ञान है। आप मेरा प्रमोशन करवा दीजिए और एक अन्यत्र जगह पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। मेरे घर से अगर निकट बैंक होगा तो मैं अपना प्रदर्शन और भी अच्छा कर पाऊंगा। साथ ही साथ इतना कहकर वो एक अच्छा
बड़ा सा गिफ्ट उनके पास हाथों में थमा देते हैं। कपूर साहब के मानो दिल पर सांप लौट गया। जैसे कपूर साहब ने प्रमोशन की बात स्वयं के लिए सोची थी, लेकिन ये तो कर दिए राजकुमार जी। खैर, राजकुमार साहब का काम तो माने ऐसा था कि उनका काम धाम तो बिल्कुल भी एक पैसे का नहीं था, लेकिन वो चापलूसी करने में नंबर 1 थे। इसके बाद काम धाम बैंक का ऐसे ही चलता रहता है। थोड़ी देर बाद ऊपर से किसी का फ़ोन आता है और बैंक में जितने भी लोगों का लोन बकाया है उसे जल्दी ही रिकवरी करने का संदेश आता है। पूरे बैंक में हड़कंप मच जाता है, सभी लोगों की आस्तीनें खिंच जाती हैं। जितना भी लोन जनता के अंदर बाकी है उसे बैंक में लाकर जमा करवा दें। इस बात को सुनते हुए अमित भी अपनी आस्तीनें खींचने लगता है कि भला लोग पैसे क्यों नहीं देंगे, जब बैंक का पैसा है तो वो पैसा देंगे क्यों नहीं। अमित भी ये बात सोच लेता है। इतना सोचकर सभी लोग, अमित जी, राजकुमार जी और कपूर जी, तीनों लोग गाड़ी से चल देते हैं। सबसे पहले वो गुप्ता जी के घर पहुंचते हैं। गुप्ता जी के घर पहुंचने के बाद उनकी अच्छी खातिरदारी होती है। खातिरदारी के बाद गुप्ता जी बताते हैं कि मेरी जो पत्नी है उनको कैंसर हो गया था और मैं इस समय बहुत ही गरीबी में जी रहा हूँ और साथ ही साथ मेरी पत्नी का मृत्यु भी हो गया है। इसी के साथ साथ गुप्ता जी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो लोन नहीं जमा कर पाते हैं। खैर, उनकी स्थिति इतनी दुखद थी कि अमित भी सोचने लगता है कि चलो रहने दो गुप्ता जी, आप तो पैसा अभी मत ही दो। चूँकि ऊपर से इन लोगों के पास दबाव होता है तो ये लोग अगले घर की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर सोचते हैं कि जो अगला घर है विकास सिंह जी का, जो कि बहुत ही दबंग टाइप के व्यक्ति थे, ये लोग सोचते हैं कि चलो आज हम उनकी दबंगई बिल्कुल ही निकाल देंगे। इतना सोचकर ये लोग उसके दरवाजे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाके गेटमैन से ये पूछते हैं विकास कहाँ है। गेटमैन ने तुरंत कहता है कि गोली से मारकर तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विकास कहने की, वो मेरे साहब हैं। फिर उसने कहा कि आप बोल दीजिए बैंक से आए हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। गेटमैन ने साफ मना किया, कहा तुम लोग बाहर जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। साहब ने बोला है किसी बैंक वाले को यहाँ भटकने मत देना, और चाहे भले वो कोई भी हो। फिर जाके गेटमैन साहब से पूछ कर आता है और इनको उनके पास ले जाता है। विकास के पास जाने पर ये अपनी लोन से संबंधित बातें करते हैं और कुछ चापलूसी की बातें विकास सिंह के यहाँ करते हैं, लेकिन विकास के सामने इन लोग की दाल बिल्कुल भी नहीं गली। विकास स्वयं कहता है कि आपको जो करना हो कर लो, मैं लोन नहीं देने वाला। तब जाके राजकुमार जी कहते हैं कि सरकार का नियम है कि अगर आप लोन नहीं देंगे तो गाड़ी खिंच जाएगी। विकास धमकी देने लगता है, किसके पास इतनी हिम्मत है जो मेरी गाड़ी खींच के दिखाए, और गर्मी गर्मा में उतर आता है। उधर से ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलते हैं और फिर अगले दिन बैंक में आ जाते हैं। तब तक फ़ोन आता है कि राजकुमार जी का ट्रांसफ़र हो गया। सभी लोग उनसे मिठाई मांगते हैं, साथ ही साथ उसके लिए एक पार्टी रखी जाती है। राजकुमार जी के पार्टी में स्पीच लिखा जाता है जिसमें राजकुमार जी बोलते हैं कि मैं आज जिस पद पे हूँ ये सब मेरी मेहनत का फल है। हालांकि सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जान रहे होते हैं कि वो जितना भी उनका पद है, जिस वो पद पे पहुँचे हैं, वो उनकी मेहनत का नहीं, उनकी चापलूसी का फल है। लेकिन फिर भी इस तरह के बात को वो बताते हैं और कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कठिन से कठिन संघर्ष और मेहनत की ज़रूरत होती है। साथ ही अब राजकुमार जी का ट्रांसफ़र हो चुका होता है कहीं और कपूर जी राजकुमार जी के पोस्ट पर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद एक रिव्यू मीटिंग में कपूर जी को बुलाया गया। कपूर जी इस बात से भली भांति परिचित थे कि रिव्यू मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ लताड़ लगाई जाती है और गाली दी जाती है। इस बात से वे भली भांति परिचित थे। अतः वो बलि का बकरा अमित को बनाए और बोले, अमित तुम कितने दिन तक ऐसे करोगे, रिव्यू मीटिंग में तुम जाओ। अमित
एक अन्यत्र जगह जहाँ पे रिव्यू मीटिंग फिक्स होती है वहाँ पर पहुँच जाता है और राजकुमार सर से वहाँ मिलता है। रिव्यू मीटिंग में जो वहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी था अमित से कहता है कि तुम्हारे बैंक की तो जो प्रक्रिया है, जो भी काम है, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तब अमित ने कहा कि ये सब कपूर सर की देन है। इतना कहते ही वहाँ का जो बड़ा साहब है वह तुरंत कहता है मुझे कपूर के बारे में अच्छी तरह पता है, तुम मेहनती हो इसलिए ऐसा हुआ है और मैं तुम्हें अब ब्रांच का मैनेजर बना देता हूँ। अमित न चाहते हुए भी ब्रांच मैनेजर बन चुका होता है, क्योंकि अमित को ये पता होता है कि जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा अब उसके सिर पर बढ़ने वाली है। उधर राजकुमार सर भी उस बड़े साहब के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि सर मुझे झूठ में किसी मैटर में फंसा दिया गया है। दरअसल बात ये होती है कि राजकुमार सर जो करीब 8 लाख के पैसे के हेर फेर में फंस जाते हैं, वो जाके बड़े साहब के पैर पकड़ने लगते हैं और कहते हैं साहब मैं बहुत गरीब हूँ और इतने पैसे का भरपाई अपने पेमेंट से नहीं कर पाऊँगा, आप इसका कोई उपाय बताइए मुझे। वहाँ का जो साहब होता है वो कहता है कि नहीं, अगर आपके गलती से ऐसा काम हुआ है तो इसकी भरपाई भी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन राजकुमार सर वहाँ भी रोने लगे और उस बड़े सर के पैर पकड़ने लगे और कहे कि आप ही की वजह से इस समस्या का समाधान निकल सकता है और आपके पास इसका समाधान भी है और आप मेरी मदद करें। उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इस बात को अमित ने देखा। तब जब वो केबिन से राजकुमार सर बाहर आते हैं तब अमित ने देखा कि वो अच्छे से चाय की चुस्की ले रहे हैं, जैसे मानो उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। जब अमित वापस अपने बैंक पर आता है तब लोग उनसे पार्टी लेते हैं और उनको बधाई देते हैं। हालांकि जो लोग उनसे कभी सीधे मुंह या यूं कहें कि जो लोग उनसे कभी बात नहीं करते थे वो लोग भी उनसे बात करते हैं। कपूर साहब उनको बधाई देते हैं और कहते हैं कि आप बहुत जल्दी तरक्की कर चुके, आप तो बैंक के मैनेजर बन चुके हैं, आपको ढेर सारी बधाई। बैंक में ही एक काजल नाम की लड़की जो कि उनसे कभी बात नहीं करती थी, वो उनके पास आती है और कहती है सर मैं आपको पहले से जानती थी कि आपके अंदर काबिलियत है और आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। अमित को ये सारी बात समझ में आ रही थी। काजल ने बताया कि उसे ज़रूरी काम है और वो कल नहीं आ पाएगी। अमित ने उसको छुट्टी दे दी। थोड़ी देर बाद शर्मा जी जो कि एक बड़े झक्की स्वभाव के थे वो कहते हैं अमित भाई मैं कल काम पे नहीं आ पाऊँगा, लेकिन अमित उन्हें साफ मना कर देता है। शर्मा जी उसके उत्तर में कहते हैं बाबू तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ये सारी गलती इस कुर्सी की है। अमित इस बात को घर जाके रात भर सोचता रहा। खैर अमित अब कर्मचारी से ब्रांच मैनेजर बन चुका था। तब कुछ समय बाद एक लड़का आता है और कहता है हेलो सर, मैं विकास और मैं आपके यहाँ मेरी नई ज्वाइनिंग हुई है और ड्यूटी लगी है। उन्हें भी अमित की तरह नाश्ता कराया जाता है। नाश्ता कराने के बाद जो सतीश है वो अमित के पास आता है और कहता है साहब नाश्ते का पैसा कौन देगा। तब जाके अमित कहता है मेरी बारी में कौन दिया था। तब जाके सतीश बोला आप नाश्ते का पैसा भी जो नया कर्मचारी आया था उसे देना पड़ा। ये घटनाएं ठीक वैसे ही हो रही थी जैसी शुरू में अमित के साथ हुई। अब ब्रांच मैनेजर के जगह पर अमित था और कर्मचारी के जगह पर वह नया लड़का विकास। जब विकास अमित के पास पहुंचा तो अमित बोला कहाँ से आए हो। वो बताया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA किया हूँ और प्लेसमेंट के कारण यहाँ पर आया हूँ। तब अमित ने फिर वही बात दोहराई जो वर्षों पहले अमित के सामने दोहराई जा चुकी थी कि अगर मेरा भी कोई काम उस यूनिवर्सिटी में हो तो तुम करवा देना। इतना सुनकर विकास नाम का लड़का अपने काम धाम में लग जाता है। विकास असहज महसूस करता है, ठीक अमित की तरह जिस तरह अमित पहले शुरुआती दौर में जिन दिनों उसकी नौकरी लगी थी उस तरह से
असहज महसूस कर रहा था। इसके बाद अब विकास को जब काम दिया गया तो विकास को भी वही काम दिया गया था जो वर्षों पहले अमित को दिया गया था, वही पेन की रखवाली करने के लिए, जो भीड़ है उनको मैनेज करने के लिए। अब विकास बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन यही प्रक्रिया फिर अनवरत चलती रहती है। यानी कुल मिला के हमारे समाज में जो मक्खनबाज लोग हैं, जो चापलूसी करते हैं, वो किस तरह से ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ लोगों में उनका किस तरह से वर्चस्व बना रहता है, इसी बात की पुष्टि इस बटरमैन पुस्तक में की गई है। ये वास्तव में बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपको समाज में जितने भी लोग चापलूसी करते दिखाई देते हैं, उन लोगों के बारे में आप देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं।